नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में जो उम्मीदें थी वह टूट गई। नरेंद्र मोदी के नाम का वह जादू चला नहीं। बहुमत से दूर रही बीजेपी। राष्ट्रव्यापी समीक्षा हो रही है। इसके बाद जो उपचुनाव हुए जिन राज्यों में, वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन बुरा रहा। लोकसभा में अयोध्या हारे और विधानसभा के उपचुनाव में अब बद्रीनाथ भी हार गए। तो समीक्षा राष्ट्रव्यापी हो रही है। सबसे ज्यादा उथल पुथल उत्तर प्रदेश को लेकर है। योगी आदित्यनाथ की भी समीक्षा हो रही है और वहां कई तरीके की गुटबाजी है। लेकिन हम चर्चा करेंगे बिहार की। यदि हम बिहार के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें और उसमें नीतीश कुमार की ताकत को समझें और नीतीश कुमार को अलग हटा लें, तो यह दिखता है कि यदि बीजेपी बगैर नीतीश कुमार चुनाव लड़ती तो स्थिति कितनी बुरी होती। पटना और मुजफ्फरपुर जैसी सीटों को छोड़कर कहां चुनाव जीत पाती बीजेपी, यह बड़ा सवाल है। वैसे भी सीटें घट गई, 39 से 30 हो गई। सिर्फ चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपना प्रदर्शन कायम रखा। नीतीश कुमार की सीटें भी घटी, 16 से 12 हो गए। लेकिन बीजेपी की सीटें अधिक घट गई, 17 से 12। और यह चिंता का विषय है। तो इसी चिंता पर समीक्षा करने को आज बीजेपी की बहुत ही बड़ी बैठक, ऐतिहासिक बैठक, जिसमें मंडल अध्यक्ष तक शामिल किए गए। विनोद तावरे जो बिहार मामलों के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे भी आए हुए थे। पहले तो यह तय था कि राजनाथ सिंह आएंगे, लेकिन उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं है तो वे नहीं आए। और इस बैठक में हार पर चर्चा हुई। क्यों प्रदर्शन खराब हुआ, क्यों हम किन इलाकों में हारे, कहाँ गलतियां हुई, कहाँ हमारे कार्यकर्ता चूक गए। और फिर आगे विधानसभा चुनाव की बातें हुई। देखिए, सम्राट चौधरी ने जब तक मीडिया अलाउड था कि भीतर रह सकते हैं मीडिया के सहयोगी, यह कहा गया कि हम 200 पार का लक्ष्य लेकर चल गए, मतलब 2010 के की तरह प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन हम समझना यह चाहते हैं कि बीजेपी ने 200 पार का लक्ष्य तो रख लिया। लोकसभा चुनाव में भी 400 पार का लक्ष्य था, लेकिन कहीं यह अधिक उतावलापन तो नहीं है। और फिर इसके लिए नीतीश कुमार को साधे रखना कितना आवश्यक है, क्योंकि यह तो मानना होगा ना कि बीजेपी बिहार में देश के कुछ गिने चुने प्रदेश ही हैं, बिहार ही बिरला है जहां बीजेपी आज तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। उससे सत्ता में रहने के लिए किसी न किसी की बैसाखी की जरूरत होती है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी ने प्रयोग किया, जो आरोप लगते हैं कि चिराग पासवान को किस तरीके से लड़ाया गया, लेकिन बगैर नीतीश कुमार तब भी संभव नहीं हो पाया। सीटों का बंटवारा भी ऐसे ही हुआ था। और लोकसभा चुनाव 2024 में तो बीजेपी बिहार में अकेले क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है। और बीजेपी अकेले लड़े तो क्या सूरत हो सकती है, नीतीश कुमार के साथ लड़े तो क्या सूरत हो सकती है, और तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक क्या चुनौती देगा एनडीए गठबंधन को, इस पर हम लोग चर्चा करें। क्योंकि बीजेपी तो आंतरिक मामलों में ज्यादा ही सजग रहती है, सतर्क रहती है, लेकिन इस बार तो दुर्घटना ही घट गई। बहुमत से कितने पीछे रह गए। देश में मोदी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, या आपने अब इसमें कई बातें उठाई, उसको एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। जी सबसे पहली और जो बड़ी बात है कि देशव्यापी चर्चा हो रही है, जी लेकिन उस चर्चा में क्या हो रहा है? क्या ऑब्जेक्टिव चर्चा हो रही है? कोई वस्तुनिष्ठ चर्चा हो रही है? क्या ईमानदारी से इस बात का आकलन किया जा रहा है कि किस वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा? जी। हारना तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो हम्म, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई और उसका वोट परसेंटेज 36% से ऊपर रहा, तो हम्म, हारना नहीं कहेंगे। लेकिन जो अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन रहा पिछले दो चुनावों के मुकाबले, और जो अनुमानित प्रदर्शन का अनुमान था उससे खराब रहा, तो ऐसा क्यों रहा? क्या बिल्कुल। इसकी ऑब्जेक्टिव चर्चा हो रही है? हमने अभी तक कहीं ऑब्जेक्टिव चर्चा नहीं देखी है ज्ञानेश्वर जी। जी। एक दूसरे पर ब्लेम करने का काम चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम चल रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने का काम चल रहा है।
ये कोई कोई ऑब्जेक्टिव चर्चा नहीं है कि समूची बीजेपी का एक मतलब बीजेपी का एक बड़ा धड़ा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ा हुआ है, जैसे उनकी वजह से चुनाव हार गए। जी जब जब लोकसभा का चुनाव और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, जब ये कहा गया था कि सभी 543 सीटों पर नरेंद्र मोदी स्वयं लड़ रहे हैं, जब उनके नाम पर उनके काम पर चुनाव हुआ, तो आप दूसरे किसी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं नतीजे के? बिल्कुल। जब इसके पहले आपको ध्यान है, जब उत्तर प्रदेश में 14 में 71 सीटें मिल गई 2014 में, और 2019 में 62 सीटें मिली, तो सारा क्रेडिट गया नरेंद्र मोदी को। जी पहली बार वाली जीत का क्रेडिट अमित शाह को भी गया, क्योंकि वो प्रभारी थे वहां के। और इस बार जब सीटें घट गई, तो फिर उसका ठीकरा आप फोड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। बिल्कुल। तो ये इसी तरह से समीक्षा हो रही है, ये कोई समीक्षा ऑब्जेक्टिव समीक्षा नहीं है, और ये सबसे घातक चीज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहली बात तो ये है कि जी समीक्षा करिए तो ऑब्जेक्टिव समीक्षा करिए। आप 4,000 3,000 छोटे स्टेट्स में भी देख रहे हैं कि 1,500 2,000 हजार लोगों को बिठा करके बैठक हो रही है। अभी झारखंड में भी बैठक हुई है, उत्तराखंड की जी बैठक, सब जगह आप बैठक कर रहे हैं और तमाम लोगों को बुला करके आप चर्चा कर रहे हैं। तो जी ईमानदारी से और ऑब्जेक्टिव चर्चा करिए, वस्तुनिष्ठ चर्चा करिए, वास्तविक कारणों की तलाश करिए कि जनता किस वजह से नाराज थी, किस वजह से एंटी इनकम्बेंसी थी, महंगाई का जी मुद्दा कितना फैक्टर कर रहा था, बेरोजगारी कितना फैक्टर कर रहा था, आपका कमजोर अलायंस और उसके मुकाबले इंडिया ब्लॉक का मजबूत अलायंस कितना काम कर रहा था, आरएसएस और बीजेपी का तालमेल कितना बिगड़ा हुआ था, बीजेपी के वर्कर किस तरह से घर बैठे हुए थे। समीक्षा करने की बातें ये है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। आप अध्यक्ष बदल देंगे, वहां मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो कहीं किसी और को बदल देंगे, तो इससे थोड़े समाधान हो जाना है। यही समाधान खोजा जा रहा है। तो जी पहली पहली कमी तो एक इस बात को है कि उनको ऑब्जेक्टिव चर्चा करनी चाहिए है। दूसरी जो चर्चा होनी चाहिए है, वो अलायंस को लेकर के होनी चाहिए है, और उसकी शुरुआत बिहार से हो, बल्कि इन्हीं दो राज्यों से हो, बिहार और महाराष्ट्र से। बिल्कुल। महाराष्ट्र में भी आपका अलायंस काम नहीं किया, जबकि हम्म आपने वहां बड़े धतकर्म किए। आपने हम्म शिवसेना तुड़वा दी, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, उनके साथ आपने तालमेल किया। आपने एनसीपी तुड़वा दी, उनमें अजीत पवार के साथ तालमेल किया, उन जी दोनों को असली पार्टी का दर्जा भी दिया गया, और फिर भी हम्म आपका अलायंस फेल हो गया। और जी बिहार में आपका अलायंस चल गया, आपने अलायंस तुड़वा करके नीतीश कुमार को अपने साथ ले आए, आपका अलायंस चल गया। तो जी अलायंस की क्या ताकत होती है, सहयोगी पार्टी का क्या ताकत है, उसकी कितनी शक्ति है, उसको आपको कैसे वो सप्लीमेंट करेगा, ये दूसरी चर्चा होनी चाहिए। और तीसरी चर्चा ज्ञानेश्वर जी ये होनी चाहिए है कि 400 सीट पार का जो नारा जिस तरह से बुमरैंग किया, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर रहे हैं 200 पार का, और वो उल्टा पड़ जाए, वो बिल्कुल। बुमरैंग कर जाएगा, आपको लोक जनता में उसका गलत मैसेज चला जाए। हम्म जो अब बिहार में मैसेज, भी हम देख रहे हैं अजीत जी, बिहार में भी हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के भीतर समीक्षा हो रही है, उसमें लेग पुलिंग का ही काम अधिक चल रहा है कि वही वही इन्होंने वही हो ये रहा है। किया, इन्होंने वो किया, लेकिन यह समझने की कोशिश नहीं की जा रही है कि वोटर्स बिडके क्यों। क्यों? देखिए, ठीक जब बात हम है। कभी बीजेपी की बात करते हैं और जब कभी चुनाव का मौसम आता है, तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए सुनते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनका ध्यान रखिए, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कीजिए। लेकिन हमें यह लग रहा है कि सबसे पहले युवा वर्ग ही जो है वह बीजेपी से दूर भागता दिख रहा है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वे चलिए ठीक है, नौकरी पेशा वाले लोग भी बड़े परेशान हैं क्योंकि नौकरियां कम होती जा रही हैं। लेकिन युवा वर्ग, क्योंकि जिस तरीके से अग्निवीर का ही मुद्दा उठा ले, या फिर जिस तरीके से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, नौकरियां कम की जा रही है, रेलवे की परीक्षाएं हो जा रही हैं, उनके बाद रिजल्ट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। तो ये जो सारी स्थिति परिस्थिति, देखिए मैंने तबलीन सिंह का एक आलेख पढ़ा था, उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की कि जब देश में नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया, तभी यह बात समझ में आ गई थी कि शिक्षा मंत्रालय का कितना अहम रोल यह निभाना चाहते हैं, कि स्मृति ईरानी को कैसे मान लिया गया। और आज यदि जिस फर्स्ट टाइम वोटर की बात करते हैं, यदि परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं तो प्रभावित कौन होता है? हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं कि 2 साल पहले परीक्षा हुई, रिजल्ट आ गए, उसने पढ़ना छोड़ दिया, उसे इस बात का इंतजार रहा कि आज नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, कल अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, लेकिन 2 साल के बाद मालूम होता है कि परीक्षा ही कैंसिल कर दी गई, उसने पढ़ना छोड़ दिया, उसकी उम्र भी गुजर गई। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है।
हाँ, वही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए, हार के हुँ, कारणों की वास्तविक समीक्षा होनी चाहिए और हुँ, जो समीक्षा से निष्कर्ष निकले उसका अनुपालन होना चाहिए। देखिए, जी, हम लोगों ने देखा था 2014 में जब कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, उसको सिर्फ 44 सीटें आई थी, तो वहां भी एक ए के एंटनी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, ए के एंटनी कमेटी बनी थी और बड़ा वॉल्यूमिनस उसने रिपोर्ट दी थी, बड़ी मोटी रिपोर्ट दी थी ए के एंटनी कमेटी ने। वो रिपोर्ट आई, उसमें कांग्रेस को कई तरह की सलाह दी गई, लेकिन उसको लाल पोथी में बांध के जो रखने का, लाल कपड़े में बांध के रखने का होता है, उसे रख दिया कांग्रेस पार्टी ने। जी, फिर 2019 में वही हालत हुई उसकी, वही पहले जैसी हालत रही। तो आप समीक्षा करें, वस्तुनिष्ठ समीक्षा करें, और अगर उस समीक्षा से जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उसके आधार पर आगे के कदम नहीं उठाएं, तब भी उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल। दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए है कि समीक्षा आपकी हो तो ऑब्जेक्टिव हो, एक हुँ, दूसरे को ब्लेम करने की बात नहीं हो, क्योंकि फिर हर आदमी ब्लेम कर सकता है दूसरे को। जी, ये हर आदमी ब्लेम करेगा। आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कहेंगे तो वो सीधे प्रधानमंत्री को कह देगा, आप किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को कहेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह देगा, आप किसी एक प्रदेश मंत्री को कहेंगे वो केंद्रीय मंत्री को कह देगा। तो ये चलता रहेगा, इससे कोई समाधान बीजेपी का नहीं निकलना है। बीजेपी को अपनी पहले जो जिस वजह से उसको नुकसान हुआ वो वजह पहचाननी होगी, उसको दूर करने का काम करना होगा। और जो दूसरा हम कह रहे थे कि ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने के पहले जमीनी बिल्कुल। स्थिति का आकलन करना होगा कि आप 400 सीट का या 200 सीट का जो लक्ष्य तय कर रहे हैं वो उसमें कितना 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 अपील करने वाली बात है और उसका क्या नुकसान हो सकता है, अगर बैकफायर करेगा तो क्या हो सकता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक हम इधर मार्क कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जी, कि उन मुद्दों की पहचान करनी चाहिए बीजेपी को जिन मुद्दों पर उसने सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर के प्रचार किया और वो मुद्दे काम नहीं किए। हुँ, तो उन मुद्दों को पहचानना चाहिए। देखिए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत किया बीजेपी ने और वो काम नहीं किया चुनाव में। बिल्कुल। और ये बीजेपी अगर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करे तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी उस मुद्दे, फिर अभी भी उसी मुद्दे पर लगी हुई है। आप देखिए, हम 3 इंसिडेंट आपको बताते हैं 3 दिन की, पिछले 3 दिन जी, की, कि अमित शाह गए हरियाणा। उन्होंने हरियाणा में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी, तो यही बात तो आप लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे और हरियाणा में बिल्कुल। तब भी जाकर के कह रहे थे और 10 में से 5 सीटें हार गया। जी, तो फिर आप जाकर के यही बात कह रहे हैं। उसके बाद हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड गए तो उन्होंने कहा कि हमारे असम में मुसलमान की आबादी 40% हो गई है और ये बड़ी खतरे की बात है और वही स्थिति झारखंड में हो रही है। तो यही बात तो आप झारखंड में लोकसभा में भी कह रहे थे, तो आप बिल्कुल। 5 सीट हार गए वहां। और शुभेंदु अधिकारी का भाषण आप सुनिए, जो विधायक दल के नेता हैं वहां पश्चिम बंगाल में, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा छोड़ देना चाहिए है, त्याग देना चाहिए है। जो हमारे साथ है उसी का विकास और जो हमारे विरोध में है उसका विकास नहीं करना चाहिए है। उन्होंने यहां तक कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा खत्म कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, कोई बिल्कुल, जरूरत नहीं। बिल्कुल। हुँ। तर जो जब यही मुद्दा आप लोकसभा में उठा रहे थे और हार गए, फिर आप इसी मुद्दे पर जाकर के राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं एक आपने और छोटा-सा उदाहरण देता हूँ अजीत जी। देखिए, मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई। देखिए, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि न सारे मुसलमान अपराधी होते हैं, न सारे हिंदू अपराधी होते हैं। अपराधी की प्रजाति ही अलग है, लेकिन देखिए जब मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी जी की हत्या में मोहम्मद काज़िम अंसारी पकड़ा गया, तो टॉलस गैंग इसके पीछे लग गया है, यह साबित करने में लगा है कि देखो हत्यारा जो है, वह मुसलमान निकला। हुँ? और ये लोग मुसलमानों की बात करते हैं। तो उसमें भी आप हिंदू-मुस्लिम करने लगे। बिल्कुल। तो बाकी बातें हो रही है, क्या उसमें हिंदू हत्यारे नहीं है? हिंदू अपराध में वही शामिल नहीं है? तो इस तरीके से यदि आप नैरेटिव गढ़ेंगे और बिहार की हम बात करते हैं, बिहार में आप हिंदू-मुसलमान बहुत नहीं कर सकते, यहाँ के लोग शांति पसंद हैं। और नीतीश कुमार यह कहते हैं कि देखिए हमने झगड़ा बंद कराया है। और जब हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, देखिए नीतीश कुमार तो चलिए अंतिम पारी में हैं, उन्होंने फैसला किया कि हम उम्मीदवार नहीं बदलेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में। लेकिन बीजेपी भी हिम्मत करने वाली पार्टी नहीं रह गई। बहुत सारी चर्चाएं थी, उम्र को लेकर बातें हो रही थी, लेकिन आपने सिर्फ रमा देवी और अश्विनी चौबे का टिकट काटा। जो उनके समतुल्य थे, उनका टिकट आप नहीं काट पाए। परिणाम क्या निकला? तो बीजेपी भी प्रयोगधर्मी, हम बिल्कुल अलग हैं। और आप यह साबित कर रहे थे कि मोदी का नाम ही चलेगा, मोदी का नाम चल नहीं पाया। और फिर हम उसी मुद्दे पर आते हैं कि जो आज बात कही गई कि 200 पार, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के पहले यह कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार से सत्ता छीन लेंगे, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा।
क्या नीतीश कुमार के बिना बीजेपी बिहार में अकेले सत्ता हासिल कर सकती है? इतनी ताकत है? यह सबसे देखिए, बड़ा सवाल। पहले तो ज्ञानेश्वर जी इसी बात को समझिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हुआ, तो आप 40 में से 30 सीट जी। मिली एनडीए को, और जी। जो बढ़त थी वो 175 विधानसभा सीटों में आपको बढ़त मिली। हम्म। 175 74 जो भी है, 175 74 सीटों पर इतनी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली। फिर आप किस सोच में, किस आधार पर आप 200 सीट से ज्यादा का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर ऑब्जेक्टिवली आप सोचेंगे, लोकसभा चुनाव आपका बेस्ट परफॉर्मेंस था, हम्म। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों का नाम था, दोनों के नाम पर आपने वोट मांगे और प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट हो रहा था, राज्य का मामला नहीं था, बहुत ही कम था लोकल मामला, इसके बावजूद 175 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती है। अब आप कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीट जीत जाएंगे हम, तो हम्म। पहले तो इसका आधार तलाशना होगा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं। और बीजेपी का जहां तक अपने प्रदर्शन की बात है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो इस बार सबसे खराब रहा। बिल्कुल। हम तो नीतीश कुमार तो हम 4 सीट हारा हुआ नहीं मानते नीतीश कुमार को, हम तो किशनगंज सीट आउट पहले ही हम लोगों जी। ने पहले ही दिन मान लिया था कि वो हारने के लिए ले रहे हैं सीट। बिल्कुल। मान बिल्कुल। के चलिए बिल्कुल। कि 15 सीट लड़ रहे हैं, तो जी। 15 सीट लड़े उसमें से वो 12 जीत गए। हम्म। और बीजेपी 17 सीट लड़ी, अपनी पसंद की 17 सीटें लड़ी, जिसने जो और पिछली बार जहानाबाद जानबूझकर हारे, क्योंकि उन्हें पता जहानाबाद था जानबूझ के हारे, पार्टी बिल्कुल को भी जहानाबाद। जाति की राजनीति करनी थी, इसलिए वे हार हाँ, गए। वही अपने प्रयोग में हारे, अपने प्रयोग में वो छोड़ना नहीं चाहते थे। ये चीजें हम लोग लालू यादव की पॉलिटिक्स में 90s में देखते थे कि उनको पता बिल्कुल। था कि कौन सी सीट पर इस जाति का आदमी नहीं जीतेगा, फिर भी उस जाति को देते थे क्योंकि उस इलाके में उनको संतुलन साधना होता था। तो बिल्कुल। ये राजनीति की नीतीश कुमार उस चक्कर में जहानाबाद हारे। तो आप मान लीजिए कि 14 ही सीट लड़े और उसमें 12 जीते। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी, उन 17 सीटों पर जो पिछले कई चुनाव से लगातार जीतती हुई आ रही है, और वो सबसे कंफर्टेबल है उन सीटों पर, उसके समीकरण की सीटें हैं सारी, और उसमें से 5 सीट हार गई। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा। नहीं, प्रधानमंत्री ने जब इतनी हम मेहनत माइक्रो की, इसके एनालिसिस कर बावजूद रहे थे अजीत जी, जब हम माइक्रो एनालिसिस कर रहे थे, तो ठीक है कि नीतीश कुमार की पार्टी 3 नंबर की पार्टी है, लेकिन उनके जितने भी विधायक हैं 44-45, उनमें से एक भी विधायक नहीं था जिसके निर्वाचन क्षेत्र में, जिसके विधानसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार पिछड़ गया। लेकिन बीजेपी के ऐसे कई विधायक हैं जिनके क्षेत्र में एनडीए का उम्मीदवार पिछड़ा। पीछे पीछे है, ठीक बात है। ये और जो जो हम लोग 175 सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें बीजेपी की सीटें ज्यादा, मतलब विधानसभा में जो लीड है वो जेडीयू को ज्यादा है बीजेपी के मुकाबले। बिल्कुल। तो ये स्थिति है, बीजेपी को अपना स्ट्रेंथ समझना चाहिए है बिहार में, हम्म। और उसके आधार पर कोई भी आगे का कोई अनुमान लगाना चाहिए, आगे का कोई लक्ष्य तय करना चाहिए। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, क्या अगर नीतीश कुमार के साथ, अब जो आपने पहले कहा कि नीतीश कुमार के साथ रह के और नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ने का की अगर बात होगी तब क्या होगा, जी। तो नीतीश कुमार के बिना विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो हो सकता था कि बीजेपी कुछ ठीक भी कर जाती, जी। लेकिन विधानसभा चुनाव में आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एकदम 2015 की जो स्थिति थी, जब बहुत ही अच्छी स्थिति थी बीच में हम्म। बीजेपी की, जब 2014 की सारी गुडविल थी और नरेंद्र मोदी अभी आए थे, 1 साल का कार्यकाल था और गुजरात मॉडल लोगों के दिमाग पर एकदम छाया हुआ था, तब बीजेपी अकेले लड़ी। अकेले क्या लड़ी, तब भी उसने 4 पार्टियों का गठबंधन बनाया, बिल्कुल। तब भी उसने उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन था और चिराग पासवान रामविलास थे। पासवान की पार्टी का गठबंधन था। उस समय तो जी। रामविलास पासवान जी खुद ही सब कर रहे थे, और हम्म। इसके बावजूद टोटल गठबंधन को 59 सीटें मिली, हम्म। बीजेपी 54 सीट पर रह गई, और गठबंधन की बाकी सारी पार्टियां मिलकर के 5 सीट जीती। तो ये भी स्ट्रेंथ है, इसको भी समझना चाहिए। उसके बाद 2015 के बाद अगले 9 साल में बीजेपी के लिए बिहार में कुछ सुधरा है ऐसा हमको नहीं दिख रहा है, कि जी। उस समय से स्थितियां सुधरी हैं ऐसा नहीं लग रहा है। हम्म। उस समय के बाद जो बदलाव हुए हैं वो जरूर ऐसे हैं जिनके आधार पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका वोट कुछ बढ़ जाए। उसमें मेरा बिल्कुल। इशारा सम्राट चौधरी की तरफ है कि आपने एक लॉकुश का प्रयोग किया है, हम्म। आपने एक जाति को जोड़ने का साथ में ज्यादा गंभीरता से प्रयास किया है, और अत्यंत पिछड़ों में भी कुछ प्रयोग बीजेपी ने किए हैं। आप इस आधार पर कह सकते हैं कि 2015 के मुकाबले ये एक बदलाव है जिससे थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन जमीनी स्तर पर, संगठन के स्तर पर, लीडरशिप के स्तर पर कोई इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है जिससे लगे कि मजबूत हुए हैं। जी। तो जब 2015 के मुकाबले आप मजबूत नहीं हुए हैं, हम्म। तो किस आधार पर उससे बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? हम्म। बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद का तो सिर्फ एक ही आधार है ना, कि नीतीश कुमार आपके साथ रहेंगे, जी। मैं और इसी आप सवाल नीतीश पर आ रहा कुमार था के मैं इसी चेहरे पर सवाल पर चुनाव आ रहा देंगे। था मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि नीतीश कुमार को आपको छेड़ना नहीं होगा,
नीतीश कुमार के हर नखरे को आपको मानना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को यदि आपने छेड़ा, नीतीश कुमार नाराज हुए, तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आपके लिए हम्म। दरवाजे नहीं खुले हुए हैं, आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, आप सत्ता से दूर चले जाएंगे। नीतीश कुमार फिर खुद रहेंगे कि भतीजे की राजपोशी करा देंगे, या कोई नहीं जानता है। ये अब ये सबसे बड़ी जो नीतीश कुमार की ताकत है वो जी। ये है कि वो जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में दो दरवाजे हैं। हम्म। और बीजेपी आरजेडी की मुश्किल ये है कि वहां एक ही दरवाजा है। जी। बीजेपी को तालमेल करना है तो सिर्फ एक ही पार्टी है कि आप जेडीयू से कर सकते हैं, हम्म। और लालू यादव को करना है तो एक ही पार्टी है जिसे जेडीयू से कर सकते हैं। जी। जेडीयू की ही स्थिति ऐसी है, नीतीश कुमार की ही स्थिति ऐसी है कि वो जिसके साथ चाहे उसके साथ कर सकते हैं। वो लालू यादव के बिल्कुल। साथ भी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कर सकते हैं। ये उनका उनकी स्ट्रेंथ है। ये 2014 का प्रयोग उन्होंने भी समझ लिया कि हमें किसी न देख किसी के लिया, साथ रहना ही रहना है। साथ रहना है, अकेले चुनाव हाँ। नहीं लड़ना है। और जी। 2014 में वो एक भ्रम में थे, और वो जी। बड़ा स्वाभाविक भ्रम था ज्ञानेश्वर जी। हम आप सब जानते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार को 2010 में सीटें मिली थी। जी। छप्पर फाड़ सीट जिसको बोलते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी 116 सीट जीत गई थी। बिल्कुल। विधानसभा की अकेली बहुमत के पास थे वो। और आप हम्म। याद करिए जब 2013 में उन्होंने साथ छोड़ दिया बीजेपी का, तो किसी का साथ नहीं लिया। हम्म। वो अपनी अल्पमत ही सरकार चलाते रहे। किसी उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, और आरजेडी से उस समय 2013 में थोड़ी तालमेल किया था उन्होंने। जी। अपनी सरकार वो अकेले चलाते रहे, अपने दम पर सरकार चलाना। ये 1965 के बाद हम लोगों ने वही 2013 में देखा कि 2013 से 15 तक नीतीश कुमार अकेले सरकार चलाते रहे। बिल्कुल। तब इतनी बड़ी ताकत थी उनकी, तो उस हम्म। ताकत का बड़ा स्वाभाविक रूप से उनको एक अहंकार भी आ गया था और एक गलतफहमी भी हो गई थी। हम्म। उनको लगा था कि ये हमारी ताकत है, इस ताकत के दम पर हम अकेले लड़के सीटें अपनी बढ़ा लेंगे। तो नहीं जी। हुआ। वो झटका लगा 2014 में और तुरंत ही समझ गए वो। तो हम्म। वो तो समझे हुए हैं, लेकिन वही उनके साथ एक ऑप्शन है कि वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। उनके लिए वहां भी दरवाजे खुले हुए। और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है कि जिस दिन जाएंगे वो पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करेगा लालू यादव का परिवार नीतीश कुमार का। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उनके सामने ऑप्शन है। बीजेपी ने काफी हद तक ज्ञानेश्वर जी अपनी इस वास्तविक स्थिति को समझ लिया है और नीतीश कुमार को छेड़ने का इरादा छोड़ दिया है। हम्म। उनको नहीं छेड़ना है नीतीश कुमार को, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन उन्होंने कुछ दूसरे उपाय किए हैं नीतीश कुमार को साधने के लिए, जी। और उन उपायों की वजह से नीतीश कुमार अब कोई नखरे दिखाना या कोई बहुत दबाव डालना नहीं डाल पा रहे। हम्म। जबकि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिस तरह की राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं, जितना होशियार पॉलिटिशियन उनको माना जाता है, अभी की जो स्थिति है इसमें तो वो जिस तरह से एक एक बूंद निचोड़ी जाती है उस तरह से निचोड़ लेते भारत सरकार। जी। अभी जैसी स्थिति में है, जिस तरह की स्थिति है भारत सरकार की, और ये जनता दल और टीडीपी के बहुमत पर के समर्थन के दम पर सरकार बनी है, तो और वो वसूलना शुरू कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने समर्थन की कीमत वसूलनी शुरू कर दी है, और नीतीश कुमार अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो वो कारण यही है कि नीतीश कुमार के आसपास एक रिंग ऐसा बना हुआ है जिसके रिंग मास्टर दिल्ली में है। तो जी। वो उस हिसाब से कंट्रोल कर ले रहे हैं नीतीश कुमार को। तो उनके प्रति श्रद्धा सम्मान दिखाया जाएगा, जो दिखाया सम्राट चौधरी ने देखा हम लोगों ने। विजय सिन्हा के साथ नीतीश कुमार के किस तरह के संबंध थे, लेकिन चाहे विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, सब अब नीतीश को नेता मान रहे हैं खुल करके। तो बिल्कुल। उनको नेता माना जाएगा, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही जाएंगी, लेकिन उनके आसपास के लोगों के जरिए ये भी कंट्रोल किया जाएगा कि जेडीयू की डिमांड आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। कोई ऐसी चीज वो न मांगने लगे जो हम लोग नहीं दे सकते हो, भारत सरकार नहीं दे सकती हो, और उस पर बात बिगड़े, ऐसी कोई स्थिति ही पैदा नहीं होने देनी है। आप देखिए कि हलवा सेरेमनी हो गई, बजट छपना शुरू हो गया, और बिहार के किसी नेता ने कुछ भी नहीं मांगा है भारत सरकार से। नहीं मांगा, नहीं मांगा। अब क्या मांग रहे हैं? तो मखाना का एमएसपी तय कर दीजिए। मखाना का एमएसपी तय कर दीजिए। जब एमएसपी के लिए पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो जाके शामिल हो जाइए उस आंदोलन में। बिल्कुल। बिल्कुल। वो लोग एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हजारों किसान बैठे हुए हैं पिछले 5 महीने से। तो एमएसपी कर दीजिए, मखाना के लिए तय कर दीजिए। यही मांग है बिहार की। विशेष राज्य के बदले में आपको एमएसपी चाहिए है मखाना का। नहीं, ये वो तो भी खुश हो जरूरी गए है, ना। लेकिन ये बस क्या इसी मांग से है? खुश हो गए कि नीति आयोग में ललन सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को शामिल कर लिया गया। ये इससे अरे ही खुश हो गए। हाँ। हाँ, कि भाई, हाँ, हाँ, कि भाई इससे क्या होने वाला है। और देखिए, जो आपने कहा ना दबाव बनाने की बात, इधर के 2 घटनाक्रम है जो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को पता नहीं कितना अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा, कि बिहार में ईडी की एंट्री हुई। बिल्कुल। हाँ। और संजीव हंस के यहाँ नीतीश कुमार के भी वे प्रिय प्राधिकारी हैं, लेकिन कई तरीके की चर्चाएं थी। और दूसरी बात देखिए, जब पिछली बार एनडीए की सरकार थी तो हम राम सूरत राय को बोलते देखते थे, जनक राम को बोलते देखते थे, जीवेश मिश्रा को बोलते देखते थे। दिलीप जायसवाल जो भूमि सुधार राजस्व विभाग के मंत्री हैं,
उन्होंने भले ही देखिए सदिच्छा से कहा हो, ईमानदारी कबूल कर ली हो, क्योंकि वे कह रहे हैं कि हम अपनी कुर्सी को पवित्र रखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी काम, मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, बिना पैसे के नहीं होता है। तो यह भी नीतीश कुमार के सुशासन की को एक चुनौती थी, कि जो कहते हैं कि 3C से हम समझौता नहीं करते। तो ऐसी बातें, ईडी की एंट्री हुई बिहार में, यदि अधिक एंट्री होती है तो फिर बदनामी नीतीश कुमार के सुशासन की होगी, नीतीश कुमार की इमेज की होगी, और नीतीश कुमार अपने इमेज पर कोई बट्टा नहीं लगने देना चाहते हैं। तो इसे भी समझना हुआ, क्या नीतीश कुमार को किसी न किसी तरीके से केंद्र जो है, बीजेपी जो है, नकेल भी कसे रखना चाहती है, ताकि कभी इधर उधर होने की स्थिति आए तो फिर ये उपाय भी हैं। है वो तो हम लोग कर रहे थे चर्चा। ये निश्चित रूप से इसका ये जांच यहीं थोड़े रुकनी है। इस जांच में जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के कागजात बरामद होने की बात हो रही है, जैसे जैसे लिंक खोजे जा रहे हैं, उसके तार कहाँ जुड़ जाएंगे कौन जानता है, और फिर उसका आगे क्या इस्तेमाल होगा ये भी कोई नहीं जानता है। तो वो है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को एक आइवरी टावर जिसको बोलते हैं उसमें रख दिया गया है। उन तक तमाम बातें पहुंच नहीं रही है, या पहुंच रही हैं तो उनको इस तरह से समझाया जा रहा है, या वो इस तरह से समझ रहे हैं खुद ही कि वो खारिज हो जा रही हैं चीजें, उसकी गंभीरता नहीं स्पष्ट हो रही है उनके सामने। तो ये भी एक ट्रिक है जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुत दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है, केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बना करके उनको अपने लिए पर्सनल तो कुछ लेना नहीं है, लेकिन जिस तरह की वो राजनीति करते रहे हैं, वो बड़ी कीमत वसूल सकते थे अपने समर्थन की। तो वो कहीं से हम लोग नहीं सुन रहे हैं कि वो कोई भी कीमत, बड़ी तो छोड़ दीजिए, छोटी भी कीमत वसूलने की कोई कोशिश हो रही है, ये भी हम लोगों ने नहीं देखा। मंत्री आप देख लीजिए, गिने चुने मंत्री, उनकी पार्टी से सिर्फ 2 लोग मंत्री हुए, उसमें भी किस तरह के मंत्रालय मिले ये भी हम लोगों ने देखा। उस मंत्रालय से भी क्या भार बिहार में आ रहा है वो भी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अभी बजट अब छपने चला गया, अब तो कुछ उसमें ऐड होना नहीं है, अब तो जो होगा सो बजट के बाहर होगा। तो ये स्थितियां, ये इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के यहाँ ऐसी व्यवस्था बीजेपी ने बना दी है कि उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं आए, उनकी तरफ से कोई समस्या न खड़ी। लेकिन ये कितने समय तक ये व्यवस्था चल पाएगी? किसी दिन नीतीश कुमार अगर सचमुच अपने रूप में आए, जो आप बता रहे थे कि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति काफी पहले से बेटर है, सेहत के फ्रंट पर भी वो काफी एक्टिव है। अगर वो बातचीत कर रहे हैं, आजकल लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, देखिए फैसले भी ले रहे हैं। तो फिर किसी दिन अगर उनको ये सूझा, ये समझ में आया कि भाई ये तो हमको इस तरह से तो पार्टी हमारी कमजोर होगी। अभी जब तक हनीमून पीरियड है, जब तक वो इस बात के मजे ले रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया, बिल्कुल 16 सीटों पर लड़के सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नीतीश कुमार की पार्टी का है। तो अगर ये उनको लग रहा है कि अभी इसके आनंद ले रहे हैं और इस उम्मीद में है कि इसी आधार पर विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे, तब तो अलग बात है। लेकिन किसी दिन इसमें से निकलेंगे, इस मुगालते में से, तो हकीकत दिखेगी, वास्तविकता दिखेगी। उनको भी अपने यहाँ बहुत सारी चीजें ठीक करने की जरूरत है। नीतीश कुमार की अपनी राजनीति, उनके सुशासन, उनके गवर्नेंस, उसके लिए लोग वोट देते हैं जी। वो अब उनकी छाया रहेगी, उनकी छाया देख करके लोग वोट नहीं देंगे। हम छाया से आगे बढ़ते हैं अजीत जी, छाया से आगे बढ़ते हैं। जो 200 की बात कही जा रही है, 200 पार, तेजस्वी यादव की चुनौती। आपने अभी बीच में कहा हनीमून पीरियड की बात कही, हम इसे हनीमून पीरियड से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हम इसे टूर पैकेज से जरूर जोड़ते हैं। देखिए, जब कभी तेजस्वी यादव का कहीं अता पता नहीं चलता है तो मालूम होता है कि वे विदेश में हारे हुए हैं, और विदेश की यात्राएं भी उनकी ही अधिक हो रही है। जब जीतन सहनी जी की हत्या हुई, मुकेश सहनी के पिताजी की, लोग तलाश रहे थे तेजस्वी यादव कहाँ है, कहीं उनकी उपस्थिति नहीं दिख रही थी। लोग ग्रुप में देख रहे थे, कोई सुख संवेदना आई, कोई ट्विटर पर खंगाल रहा था। कई घंटों के बाद फिर मालूम हुआ कि वे इंडिया में है ही नहीं, इसलिए वे तुरंत एक्टिव नहीं हो पाए। फिर उन्होंने, तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी जी से बातचीत की। जब वे विदेश से लौटेंगे, देखिए विधानसभा का सत्र भी है, तो जो ये बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 200 पार का, एनडीए का, तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और तेजस्वी यादव के लिए कितना बड़ा अवसर है कि यदि इस अवसर को उन्होंने भुना लिया तो कुछ पा लेंगे, नहीं तो मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी। देखिए, उनके लिए अवसर इस बात में है कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी खींचतान बहुत है, तमाम तरह के बदलावों की चर्चा है, तमाम तरह की साजिशों की चर्चा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है, उसी तरह से बिहार में तमाम तरह की साजिशों की चर्चा है, और अंदर से इस अंदरूनी गतिरोध की वजह से पार्टी कमजोर होती है, ये कहने की बात नहीं है, ये होता है। और बीजेपी और जेडीयू में आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति अपनी उस तरह की नहीं है, वो पहले के जैसे नहीं नीतीश कुमार है। बिल्कुल। तो
वैसी इसका लाभ वो किस तरह से उठाते हैं। देखिए, हम्म, उनके लाभ उठाने की एक ही स्थिति है कि वो अपना सामाजिक आधार बढ़ाएं। जी ए टू जेड की जो राजनीति करते हैं उसमें नए लोगों को जोड़ें, नए समूहों को जोड़ें, उनके लिए और ये आचरण से दिखाएं कि वो सबके लिए, जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, उस तरह से एक दिखाना होगा कि तेजस्वी यादव भी सबके हैं। वो कोई मुस्लिम यादव की या उसमें मुस्लिम यादव मल्लाह की राजनीति नहीं करते हैं। उसमें सामाजिक आधार अपना बड़ा करने की कोशिश करनी होगी। और ये दुर्भाग्य है कि ये उनकी राजनीति का देखिए कि अब 1.5 महीने हो गए लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और अभी हम्म। कोई राजनीतिक कार्यक्रम उनका नहीं लगा है। नहीं, वो कोई कह रहे हैं पॉलिटिकल, 15 अगस्त के बाद यात्रा करेंगे, 15 अगस्त के बाद यात्रा करेंगे। आप 15 अगस्त तक तो 2 महीने से ज्यादा हो गए। लेकिन उनके जो नतीजे आए हुए ढाई राजनीतिक महीने आलोचक हैं अजीत जी, वह मानते हैं कि देखिए चुनाव के वक्त ही एक्टिव होते हैं और हाँ जनता से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होता है वे ट्विटर वाई बन जाते हैं। तो ये हाँ, तो ये ट्विटर नहीं वाई ठीक है ना। से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राजनीति तो 24 घंटे का काम है ना। आप जी 24 घंटे का काम है, वो 24 घंटे 365 दिन का काम है। आप उसको उस पार्ट टाइम काम की तरह आप नहीं कर सकते हैं उसको कि चुनाव बिल्कुल। के समय एक्टिव हुए। वो हम एक बार और आपके सामने ये रूपक हमने दिया था हम्म, कि एक विद्यार्थी जो पूरे साल पढ़ाई करे, पूरे साल तैयारी करे परीक्षा की, और एक विद्यार्थी जो सिर्फ परीक्षा के समय पर तैयारी करे, तो दोनों में रिजल्ट का तो अंतर आना ही आना है ना। जो बिल्कुल पूरे आना। साल पढ़ेगा उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो हम्म, बीजेपी कर रही है, बीजेपी चाहे जिस तरह से हो टांग खिंचाई ही कर रहे हैं, लेकिन बैठ रहे हैं वर्कर्स के बीच एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हम्म, तो उस तरह का मैसेज आरजेडी की तरफ से नहीं है। और हम्म, वहां भी बहुत खींचतान है पार्टी के अंदर। उनके यहाँ आरजेडी में भी सारी चीजें बहुत स्मूथ है, ऐसा नहीं है। फिर जी विधानसभा चुनाव में अलायंस के साथ जो खींचतान होगी कांग्रेस और लेफ्ट की तीनों पार्टियों के साथ, चूंकि लेफ्ट की पार्टियों का कहना है कि भाई हमारा हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा है, नहीं, हमको अगर वहां भी सीट आज ही सुदामा प्रसाद ने कहा कि आरजेडी ने मुझे जीत नहीं दिलाई है, हमने बिल्कुल, आरजेडी को जीत दिलाई है। हाँ ये है भी। और वो जी दावा कर रहे हैं कि अगर हमको कुछ और सीटें मिली होती तो हम कुछ और सीटें जीत करके दे सकते थे इंडिया ब्लॉक के लिए। बिल्कुल। तो जी वो विधानसभा चुनाव में उनको उनके साथ अलग से खींचतान होगी सीटों के बंटवारे में। तो इन हम्म, सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से बीमा भारती के चुनाव में तीसरे नंबर पर पार्टी चली गई है फिर से, तो हम्म, उसका भी एक मैसेज समझना चाहिए है। तो उनको ठीक करने की जरूरत है। बीजेपी के साथ तो एक एडवांटेज है नीतीश कुमार का और जी चिराग पासवान का कि हम्म, आप नीतीश कुमार और चिराग पासवान, अब उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं और जीतन राम मांझी भी हैं। जी तो आपके पास पूरा दलित, महादलित और दलित दोनों मिलाकर के साथ में है। आपने लॉ-कुश का समीकरण ठीक कर लिया है। फॉरवर्ड आपके साथ है। जो लोकसभा में थोड़ा बहुत छोड़ा भी होगा तो विधानसभा में आ जाएंगे वापस। विधानसभा में वो बिल्कुल। लोग आरजेडी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएंगे, इसकी हम्म, संभावना कम है। तो बीजेपी के साथ एक एडवांटेज है कि आपके साथ अच्छा सामाजिक आधार है। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी है। आरजेडी के पास कुछ नहीं है। आरजेडी के पास चेहरा दिखाने के लिए क्या है, हर जगह आप तेजस्वी का चेहरा दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मुकेश सहनी का चेहरा है आपके जी पास। हम्म, तो ये दोनों कंट्रास्ट है, इसको समझना होगा। बीजेपी का स्ट्रेंथ है, एनडीए का स्ट्रेंथ, मतलब बीजेपी का स्ट्रेंथ क्या कहेंगे, बीजेपी की अपनी तो कोई ताकत अभी तक बिहार में बन नहीं पाई है, लेकिन बिल्कुल। एनडीए का स्ट्रेंथ है। और हम्म, उस स्ट्रेंथ पर वो लोग एक लक्ष्य तय कर रहे हैं 200 सीट का। हालांकि हमको लग रहा है कि ये भी उतावलापन है। 200 सीट का लक्ष्य तय करने की कोई जरूरत नहीं है, हम्म, क्योंकि उससे आपका आपका कार्यकर्ता ही लापरवाह होता है। उसको फिर लगने लगता है कि 2010 की तरह हो जाएगा, जब सारी सीटें, जब 207 सीट जीत गए थे लोग, और तब तो जी रामविलास पासवान भी नहीं थे। हम्म, अब तो वो भी साथ में है, चिराग पासवान की पार्टी साथ में है। तो अब तो और ज्यादा कर लेंगे 2010 से भी। तो आपका कार्यकर्ता कॉम्प्लेसेंट होता है, वो लापरवाह होता है, वो कई चीजों की अनदेखी करने लगता है, फिर जी कमजोरी आती है। तो आप लक्ष्य तय उस तरह से मत करिए। हम कई बार दोहरा चुके हैं यहाँ की, आपने 65 सीट का लक्ष्य रखा था झारखंड में। हम्म, इसलिए रखा था 65 सीट का क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती थी एनडीए, और 65 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। तो आपने 65 का लक्ष्य तय कर दिया और आपको सीटें आई 25। नहीं, लोकसभा दिल्ली में चुनाव 2024 में यूपी में आपने क्या लक्ष्य रखा कि 80 में वही 72 रखा। जीते? हाँ, और फिर आपको सीटें आई 33। तो जी दिल्ली में आप लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटें जीत गए और हम्म, आपने 50 सीट का लक्ष्य रख लिया विधानसभा में, और आपको 3 सीट आई थी। जी तो ये इस तरह के लक्ष्य तय करने का मतलब नहीं होता है। लक्ष्य तय कर लेने से अब लोग को, आप अब उस तरह की बातें हैं नहीं। अभी जनता सब बात समझ रही है। सोशल बिल्कुल। मीडिया के आज के दौर में, मीडिया के आज के दौर में आप किसी को बरगला नहीं सकते हैं। तो लक्ष्य तय करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन पर काम हो, संगठन पर काम हो, अलायंस पर काम हो। नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन है वो कितना सीमेंटेड रहे, विधानसभा सीटों के बंटवारे में कोई तकरार ना हो, कोई टकराव ना हो। क्योंकि बड़े बड़े जी नाम जो हम लोग गिनाए, इन हम्म, नामों के कुछ नुकसान भी हैं। हाँ ये सब हाँ 2 सीट बिल्कुल। 4 सीट वाले तो है नहीं, ये सब ज्यादा सीटें जी मांगेंगे विधानसभा की, और खींचतान अगर जी बढ़ी तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को समझना होगा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना होगा।
तब आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन लक्ष्य तय करने का अभी नहीं, लक्ष्य तय करना। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना होगा, खींचतान रोकनी होगी। और बिना नीतीश कुमार बीजेपी की ताकत इतनी नहीं है कि बिहार में सरकार बना ले। और नहीं, वो तेजस्वी तो यादव, बिल्कुल हाँ, और तेजस्वी यादव को कनेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक से चुनाव के अलावा भी, और ए टू जेड की बात करनी होगी। तो बिहार की स्थिति क्या है, राजनीतिक सीन किस तरीके से बदलेंगे, क्या सब होगा, ये हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।